हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंडियन ओशियन। इससे पहले हम 2 ओशियन कंप्लीट कर चुके हैं, पैसिफिक ओशियन और सेकंड हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशियन। आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। ठीक है, तो इससे पहले और मैं कॉन्टिनेंट भी पूरे कंप्लीट करा चुकी हूँ, सातों के सातों कॉन्टिनेंट हम कर चुके हैं। अगर वो कॉन्टिनेंट और ये दोनों ओशियन आप मेरी चैनल पर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी कॉन्टिनेंट सीरीज़ के नाम से। कॉन्टिनेंट सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट और ओशियन मिल जाएंगे एक ही साथ, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ ही अपनी आज की क्लास इंडियन ओशियन। देखो, इंडियन ओशियन जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर मैप में, जो इंडियन ओशियन है ये, हाँ जी। तो अब चलिए शुरू करते हैं इंडियन ओशियन। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होगे तो नॉर्थ में एशिया जिसमें हमारा यहाँ पर ये इंडिया आ जाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत, साउथ वाला पार्ट इंडिया का। और वेस्ट में पड़ेगा अफ्रीका। देखो, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और साउथ में पड़ेगा, नीचे यहाँ पर आता है आपका साउदर्न ओशियन, जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ अच्छे तरीके से। अंटार्कटिका जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब उसके साथ मैंने ये साउदर्न ओशियन भी कंप्लीट करवा रखा है। ईस्ट में पड़ेंगे, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और कुछ आइलैंड आ जाते हैं एशिया के, तो ये ईस्ट में आते हैं। अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। अगर साउथ की में कॉन्टिनेंट की बात करें तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और ओशियन की बात करें तो साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये तो रही लोकेशन की बात कि इंडियन ओशियन कहाँ कहाँ पर है। ये जो इंडियन ओशियन है ये पूरा का पूरा आपका किस गोलार्ध में पड़ता है। तो देखो भाई, 0 डिग्री नियर अबाउट आपकी यूरोप में से इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन यानी देशांतर रेखा, और 0 डिग्री से ईस्ट वाला जो पार्ट है ये सारा ईस्ट रहेगा, और वेस्ट वाला पार्ट 0 डिग्री से इधर वाला वेस्ट में आता है और इधर वाला ईस्ट में आता है। तो जो इंडियन ओशियन है पूरा का पूरा कौन से में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी पूर्वी गोलार्ध में आता है, पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में आता है। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि हिंद महासागर इंडियन ओशियन किस गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध। तो राइट आंसर था पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के ईस्ट में पूरा का पूरा पार्ट पड़ता है इंडियन ओशियन का। तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। हमारी पृथ्वी पर अगर हम बात करें रैंकिंग की तो ये हमारी पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है इंडियन ओशियन। ठीक है, इससे पहले जो 2 बड़े हैं, नंबर 1 पर आता है पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 पर अटलांटिक ओशियन एंड नंबर 3 पर आता है आपका इंडियन ओशियन। तो क्षेत्रफल के अनुसार कहो या ये कहें कि लार्जेस्ट। ठीक है, अर्थ सरफेस की बात करें तो हमारी पृथ्वी के धरातल का 19.8% जो एरिया है इंडियन ओशियन के द्वारा कवरअप किया गया है। ठीक है, कितना, 19.8 परसेंटेज जो एरिया है वो इंडियन ओशियन ने कवरअप किया है अर्थ सरफेस का, यानी पृथ्वी के धरातल का। अब एरिया की बात करें कि इसका टोटल एरिया कितना है, तो भाई इसके टोटल एरिया की बात करें तो 7,05,60,000 7,05,60,000 ये आपका पड़ेगा किलोमीटर स्क्वायर में है इंडियन ओशियन का एरिया। जैसे हमारे इसका इंडिया का अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, उसी तरीके से इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन का जो एरिया पड़ेगा 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे इंडियन ओशियन क्यों कहते हैं, इसे इंडियन ओशियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के साउथ में है बिल्कुल। ठीक है, तो उसी के भारत के नाम पर ही इसे हिंद महासागर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत के साउथ में ये है। बट एक चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, 1515 से पहले इसे इंडियन ओशियन नहीं कहा जाता था। तो इंडियन ओशियन को किस नाम से पुकारा जाता था 1515 से पहले, तो ईस्टर्न ओशियन। 1515 से पहले ईस्टर्न ओशियन के नाम से जाना जाता था इंडियन ओशियन, और 1515 के बाद इसे
इंडियन ओशन के नाम से जाने लगा। तो आपको दोनों नाम पता होनी चाहिए, ईस्टर्न ओशन कौन सा है या इंडियन ओशन कौन सा है। तो 1515 से पहले ईस्टर्न और 1515 के बाद इंडियन बन गया था ये वाला आपका ओशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट, हाँ जी यहीं पे दिखा देती हूँ। ये जो आपका इंडियन ओशन है यहाँ से जाती है नियर अबाउट 0 डिग्री, 1 मिनट, हाँ जी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा इंडियन ओशन में से जाती हैं। अब ये जो 0 डिग्री है, आपको पता है यहाँ सारा साल सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर सारा साल यहाँ गर्मी होती है, और इसी वजह से ही दूसरे ओशियंस की तुलना में, दूसरे ओशियन यानी दूसरे महासागरों की तुलना में हिंद महासागर का जो पानी है वो थोड़ा वार्म है, गर्म है। क्यों गर्म है भाई? क्योंकि यहाँ पर एक तो इक्वेटर है बिल्कुल इसके सेंटर में, और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आपका इंडियन ओशियन है किसी भी ऐसे महासागर के द्वारा बाउंड्री नहीं बनाता जो कि कोल्ड है, ठीक है। जैसे आपको अटलांटिक महासागर की बात करें तो वो ऊपर आर्कटिक से जुड़ा हुआ है, पैसिफिक ओशियन की बात करें वो भी ऊपर आर्कटिक से जुड़ा हुआ है, बट इंडियन ओशियन ऊपर से तो ये लैंड के द्वारा कवरअप है, ठीक है, लैंड के द्वारा कवरअप है, और नीचे से इसका कुछ पार्ट है जो थोड़ा कोल्ड है, बट ज़्यादातर इसका जो पानी है वो गुनगुना है, अन्य ओशियन की तुलना में गर्म है। इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है, तो 0 डिग्री से नॉर्थ वाला पार्ट आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से साउथ वाला पार्ट हमारा साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो उत्तरी गोलार्ध आता है तो यानी ये वाला पार्ट, तो जो हिंद महासागर है उत्तरी गोलार्ध में इसकी बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड यानी किसी भी अन्य सागर के द्वारा या ओशन के द्वारा बाउंड्री नहीं बनाता। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी बाउंड्री बनाता है लैंड के द्वारा बनाता है। छोटे मोटे सागर आते हैं बट ज़्यादातर लैंड के द्वारा इसकी बाउंड्री बनी हुई है। तो उत्तरी गोलार्ध में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा ओशन है जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड लॉक्ड है, तो आपका राइट आंसर रहेगा इंडियन ओशन। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो सीमाएं हैं वो लैंड के द्वारा कवरअप की हुई है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये लैंड लॉक्ड है, इसीलिए इसे क्लोज्ड ओशन भी कहते हैं, यानी आपका बंद ओशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो, ये जो आपका इंडियन ओशन है इसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है यहाँ से 0 डिग्री जा रही है सूर्य की किरणें, जहाँ पर ज़्यादा टाइम तक सीधी पड़ती हैं पूरा साल ही, तो इसी वजह से ज़्यादा तापमान की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण की तुलना में यहाँ पर जो नदियों द्वारा पानी लाया जाता है, देखो ओशन में क्या होता है, वो आपने वाटर सर्कल पढ़ा है ना कि वाष्पीकरण में पानी ऊपर चला जाता है, पानी उड़ जाता है भाप बनकर, नदियाँ लाती हैं पानी, फिर सरफेस से वही पानी बादल बन के फिर नदियों में गिरता है बारिश के रूप में, फिर नदियाँ लाती है उस पानी को ओशियन में, फिर वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाता है। तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इंडियन ओशियन में वाष्पीकरण आपका ज़्यादा होता है, नदियों द्वारा पानी कम लाया जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो वाटर बैलेंस है वो नेगेटिव वाटर बैलेंस है, वाष्पीकरण ज़्यादा। अगर नॉर्मल तौर पर क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है और नदियों द्वारा लाया हुआ पानी ज़्यादा होता है, बट इंडियन ओशियन में क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा और आपका नदियों के द्वारा कम मात्रा में पानी इसके अंदर डाला जाता है। इसी वजह से इसका जो वाटर बैलेंस है वो कैसा है, इंडियन ओशियन का नेगेटिव वाटर बैलेंस है। अगर एग्जामिनर पूछे तो कैसा वाटर बैलेंस है, नेगेटिव, इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब उसके बाद जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, इसमें आप अगली चीज़ें देखो कि यहाँ पर देखो मैंने आपके ब्लू दिखाया हुआ है, ये किस वजह से अभी दिखाती हूँ। इंडियन ओशियन आपने कॉन्टिनेंट पढ़ लिए, ऊपर एशिया आता है, इधर अफ्रीका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, नीचे ये देखो अंटार्कटिका भी दिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ ये रहा, ठीक है। तो इन सभी ओशियंस के बीच में है, कॉन्टिनेंट के बीच में है हमारा इंडियन ओशियन। अब महासागरों की बात करें, महासागर की बात करें तो आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर आपको ये है हमारा अटलांटिक ओशियन और ये है हमारा इंडियन ओशियन। और भाई पैसिफिक ओशियन कहाँ पड़ेगा, देखो ध्यान दो, पैसिफिक ओशियन कहाँ पड़ेगा, इंडियन ओशियन के ईस्ट में, यानी यहाँ पर ये कौन सा ओशियन है, ये है हमारा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब इंडियन ओशियन प्लस अटलांटिक ओशियन, दोनों ओशियन के बीच क्या बाउंड्री बना था, तो मैंने अटलांटिक ओशियन में भी ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है, वहाँ पर भी। तो
क्या बाउंड्री बनाएगी? तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ये सीधी लाइन दिख रही है ना, ये सीधी लाइन, ये क्या है? ये है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि बिल्कुल यहाँ से आपकी 0 डिग्री आती है और 0 डिग्री से ईस्ट की ओर ये पड़ती है आपकी 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अटलांटिक और हिंद महासागर के बीच बाउंड्री का काम करती है। जगह की बात करें तो ये जगह कौन सी पड़ेगी? ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ेगा और इसकी जो लास्ट लोकेशन है ये यहाँ पर है अगुलहास, केप अगुलहास। तो यहाँ पर लोकेशन जो पड़ने वाली है वो कौन सी पड़ेगी? केप अगुलहास, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये जो लोकेशन रहेगी ये है केप अगुलहास, ठीक है। अगर आपसे लॉन्गिट्यूड लाइन पूछे तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और अगर आपसे जगह का नाम पूछे अटलांटिक ओशन प्लस इंडियन ओशन तो जगह रहेगी केप अगुलहास। मैं लिख देती हूँ अगर आपको समझ में ना आए, केप अगुलहास, ठीक है। ये प्रॉपर जगह का नाम है जो बाउंड्री बनाएगी इंडियन ओशन प्लस अटलांटिक ओशन के बीच। अब हम देखते हैं इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के बीच बाउंड्री। तो ये आपकी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, ये हमारा यहाँ से भी हमारा कौन सा, ये सारा का सारा आपका पैसिफिक ओशन है, तो ये इधर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो कौन सी रेखा पड़ेगी? तो 146 डिग्री पॉइंट 49 ईस्ट पूर्वी देशांतर रेखा, 146 डिग्री पॉइंट 146.49 यानी 49 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 146.49 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन के बीच बाउंड्री बनाते हैं। रेखा का आपको पता चल गया कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन है, 146.49 डिग्री ईस्ट। बट इसके अलावा अगर पूछे एग्जामिनर की लैंड की बात करें तो एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है बीच में, और ये आपके आइलैंड आ जाते हैं, एशिया के आइलैंड है ये, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगी इनको, ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे आइलैंड आ जाते हैं यहाँ पे, मलेशिया, तो बहुत सारे आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच बाउंड्री का काम करते हैं। अब बात करें साउथ, यानी ये हमारा अंटार्कटिका। अब ये जो अंटार्कटिका है ये नीचे नीचे अंटार्कटिका है और बीच में पड़ता है साउथर्न ओशन। कौन सा? साउथर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणी महासागर। अब ये जो दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर दोनों के बीच कौन सी लाइन है जो बाउंड्री बनाती है, ये मैंने आपको अंटार्कटिका में भी अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है। वो है भाई आपकी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। लॉन्गिट्यूड लाइन नहीं रहेगी यहाँ पर, अक्षांश रेखा रहेगी, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन रहेगी। तो 60 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड लाइन बनाती है इंडियन ओशन और अंटार्कटिका ओशन के बीच बाउंड्री। समझ में आ गया? हाँ जी। नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में आएगी हमारी, यहाँ पर आती है पर्सियन, एक छोटा सा गल्फ है, पर्सियन गल्फ, ठीक है, पर्सियन की खाड़ी। आगे आपको दिखा दूंगी मैं, बिल्कुल कहीं पर मेंशन होगा तो पर्शियन की खाड़ी आई थिंक कहीं पर दिख जाए ताकि मैं आपको दिखा दूं। मेंशन, हाँ जी, यहाँ पर दिख सकती है आपको, हाँ जी, ये रही, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, हाँ आप यहाँ देख सकते हो, ये है आपकी पर्सियन की खाड़ी, लिखा हुआ है बट आपको दिखेगा नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पर्सियन गल्फ, ठीक है। ये है पर्सियन गल्फ जो कि नॉर्थ में प्रशांत महासागर के साथ इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री बनती है नॉर्थ की ओर बात करें तो हम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो, ये तो रही बाउंड्री की बात। अब जो ये आपका इंडियन ओशन है इसका सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये है मेडागास्कर। ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ भी इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया था मेडागास्कर को। मेडागास्कर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा और भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे आइलैंड जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे आइलैंड भी आते हैं आपके इंडियन ओशन के अंतर्गत, दिखे इंडोनेशिया वगैरह, जावा, सुमात्रा, ये भी सारे बाउंड्रीज का यहाँ पे काम करते हैं। आइलैंड्स की बात करें तो आप सबसे बड़ा आइलैंड याद रख लोगे, वही आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच आपको क्यों याद रखनी है, ये है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच, इसका दूसरा नाम भी है सुंडा गर्त, बट आजकल इसे जावा ट्रेंच कहते हैं, सुंडा ट्रेंच एंड जावा ट्रेंच। ठीक है, ये है जो सुंडा गर्त है, ये प्रशांत बार बार प्रशांत निकल रहा है, हम इंडियन ओशन कर रहे हैं, तो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का सबसे गहरी खाई, इंडियन ओशन की सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच या सुंडा गर्त। ठीक है, अगर इसकी गहराई की बात करें तो 7,450 मीटर ये गहरा है, और इसके साथ साथ ये आपके किस आइलैंड पे पड़ता है, इंडोनेशिया आइलैंड पर। आइलैंड कौन सा होगा, इंडोनेशिया। ट्रेंच कौन सी होगी, जावा या सुंडा, और डेप्थ कितनी है, 7,450 मीटर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो सुंडा, सुंडा से ऐसे याद कर सकते हो भाई, सूंड की तरह, हाथियों की सूंड होती है, भारत में हाथी ज़्यादा है इस वजह से ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो सुंडा गर्त, और आजकल इसे जावा ट्रेंच भी कहते हैं, तो जावा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारी आती हैं रिज, ये है कुछ आपकी रिज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे कुछ दिख भी रही होंगी, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो सबसे पहले ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इधर ये हमारा कुछ आ जाता था ना, इथोपिया वाला पार्ट, ये इथोपिया है। मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से। यहाँ पर इथोपिया के इधर आती है यहाँ पर कार्लसबर्ग रिज। सबसे पहले रिज क्या होती है, मैंने अटलांटिक ओशन में समझाई थी रिज क्या होती हैं। जब आपका जो आपकी प्लेटें होती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उनके बीच में से मैग्मा बाहर आता है, और वो मैग्मा आकर ऐसे ऐसे जमता चला जाता है, और इसी प्रकार अंडर वाटर कुछ माउंटेन बन जाते हैं जिन्हें रिज कहते हैं, क्योंकि ये माउंटेन पतले पतले होते हैं। तो इन पतले माउंटेन को क्या कहते हैं, रिज। हिंदी में इन्हें कहते हैं कटक। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपके इंडियन ओशन में भी काफ़ी रिज है। एक आती है यहाँ पे कार्लसबर्ग रिज। कार्लसबर्ग रिज जो कि अफ्रीका के बिल्कुल उत्तर पूर्व में पड़ती है, कार्लसबर्ग रिज। ठीक है, कार्लसबर्ग रिज। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी चागोस और लैकादीव रिज, और ये आपकी जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, हमारे भारत में, भारत के जो पश्चिमी तट पर लक्षद्वीप समूह है वहीं से शुरू हो जाती है। चागोस, लकातीव, प्लेट्यू भी बोल देते हैं, और ये रिज भी है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। कार्लसबर्ग और चागोस, लकातीव, रिज, दोनों आपको याद रखनी है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है इंडियन ओशन की, जो रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपकी सेंट्रल इंडियन रिज, जिसे मिड इंडियन रिज भी कहते हैं और सेंट्रल इंडियन रिज के नाम से भी जाने जाती हैं। ये रिज आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आती है साउथ वेस्ट इंडियन रिज और एक आती है नॉर्थ ईस्ट इंडियन रिज। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। साउथ वेस्ट यानी जो पश्चिम की ओर जा रही है वो दक्षिण पश्चिमी, और जो ईस्ट की ओर जा रही है वो दक्षिण ईस्ट इंडियन रिज। समझ में आ गई। ये आपकी सेंट्रल इंडियन रिज के ही 2 पार्ट्स आती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो और कौन कौन सी रिज आती हैं। यहाँ पर आती है एक मेडागास्कर रिज। मेडागास्कर जो आइलैंड है, ठीक है, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर आइलैंड, उसके पास ही में ही है मेडागास्कर रिज। इसके साथ साथ एक रिज यहाँ पर भी आती है, बिल्कुल सीधी है, जो 90 ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज यानी 90 पूर्वी रिज के नाम से जानते हैं। और ये जो 90 पूर्वी रिज है ये यहाँ पर ब्रोकन रिज के साथ आपस में जुड़ी हुई है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 90 ईस्ट रिज और ब्रोकन रिज। ये आपके कई बार है ना, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर सीधा पूछेगा कार्लसबर्ग रिज किस ओशियन में है, तो आपको पता होनी चाहिए प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन में है। बार बार मुंह से पता नहीं क्यों प्रशांत महासागर निकल रहा है। ठीक है, तो कार्लसबर्ग रिज पढ़ा हमने। सेकंड हमने चागोस लक्कादीव रिज पढ़ी, मेडागास्कर रिज पढ़ी, मिड इंडियन रिज पढ़ी। इसके 2 पार्ट साउथ वेस्ट इंडियन रिज और साउथ ईस्ट इंडियन रिज। इसके साथ साथ 90 ईस्ट रिज पढ़ी और ये जुड़ी हुई है ब्रोकन रिज के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी रिज याद कर लेना, और ये सारी की सारी रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं। हाँ, ये मैप निकालने का क्यों मेरा पर्पस था, क्योंकि ये जो मैप है ये प्लेट है, प्लेटों से रिलेटेड है, यानी प्लेट्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारी जो अफ्रीकन प्लेट है, थोड़ा सा छोटा, यहाँ पर आती है हमारी अफ्रीकन प्लेट। ये आपकी पूरी की पूरी कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन। नीचे आती है अंटार्कटिका प्लेट, और ये आ जाती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, ये तीनों प्लेटें आप देख रहे हो। अफ्रीकन प्लेट पूरा अफ्रीका आ रहा है,
अंटार्कटिका प्लेट में पूरा अंटार्कटिका आ रहा है। और ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यानी एक ही प्लेट है, ऑस्ट्रेलेशिया प्लेट भी कह देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी कह देते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आ जाते हैं और आपका इंडियन ओशन के भी पार्ट आ जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल जो हमारी सेंट्रल है रिज, सेंट्रल इंडियन रिज, जो ये सेंट्रल इंडियन रिज है ये यहीं पर है। देखो यहाँ पर, यहाँ से आपकी अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है और यहाँ से जो इंडो ऑस्ट्रेलेशियाई प्लेट है ये भी हट रही है। तो इसी वजह से ये बीच में सेंटर में बनती है हमारी कौन सी प्लेट, कौन सी थी, सेंट्रल इंडियन रिज, ठीक है। यहाँ पे कटक बनती है सेंट्रल इंडियन रिज और इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट ये इधर जा रहा है, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट इंडियन रिज, और ये है साउथ ईस्ट इंडियन रिज। इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछेगा कि जो आपकी भाई सेंट्रल, जो आपकी मिड इंडियन रीज है या सेंट्रल इंडियन रीज है, ये किन 2 प्लेटों को एक दूसरे से अलग करती है। तो इधर हमारी अफ्रीकन प्लेट और इधर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, यहाँ पे हमारी अफ्रीकन प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियाई, तो दोनों को अलग करती है कौन सी रीज करती है, सेंट्रल इंडियन रीज। अब एग्जामिनर पूछे साउथ वेस्ट, यानी ये वाली साउथ वेस्ट जो है, दोबारा बता देती हूँ, साउथ वेस्ट जो रिज है वो किसे किसे अलग करती है। तो कौन सी 2 प्लेटों को अलग करेगी, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर देखो, अब एग्जामिनर पूछे साउथ ईस्ट जो हमारी रिज है वो किसे किसे अलग करती है। तो इधर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलेशियाई प्लेट है और इधर अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी प्लेट किस तरीके से कैसे अलग होती हैं, कैसे क्या इसमें चीज़ें आती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो ये प्लेटो वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया, हाँ जी। अब ये क्या है, ये जो आपको दिख रही हैं इंडस फैन, और ये है आपका बंगाल फैन, यानी बंगाल फैन। ये है क्या, देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई रिवर समुद्र में गिरती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट लाती है, और उन सभी सेडिमेंट को वो क्या करती है, समुद्र के अंदर जमा कर देती है। सेडिमेंट यानी आप ये कह सकते हो बारीक मिट्टी के कण होते हैं, कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े नहीं, बारीक कंकर, मिट्टी, गाद, मृतिका, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब रिवर अपनी लास्ट स्टेज में होती है, समुद्र में मिलने वाली होती है, डेल्टा वाली शेप में होती है, ठीक है, तब वो सारे सेडिमेंट लाती हैं। और ये सारे सेडिमेंट जाकर क्या करते हैं, जैसे ही ये सारे सेडिमेंट जाते हैं समुद्र के पानी में, तो कुछ इस तरीके से जमने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से जमने लग जाते हैं और एक पंखे की आकृति कर लेते हैं, जैसे हाथ वाला पंखा होता है ना, जैसे चाइनीज टाइप का, उस तरीके की, ठीक है। तो ऐसे आकृति धारण कर लेते हैं, जिसे कहते हैं फैन। इसे इंग्लिश में कहते हैं सबमरीन फैन, यानी जलोढ़ पंख। आपने पीजीटी के स्टूडेंट हो तो आपने जरूर सुना होगा, या +2 की या +1 की आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें अच्छी तरीके से दिया हुआ है। मैं अपने चैनल पर +1 के एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जलोढ़ पंख, अब ये जो जलोढ़ पंख है, अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में संसार का सबसे बड़ा जलोढ़ पंख है, वो कौन सा है, वो है भाई आपका बंगाल फैन। कौन सा है, बंगाल फैन। 1 मिनट, ये हम दिखा देती हूँ आपको। बंगाल फैन ये सबसे बड़ा है, ठीक है, और जो कि किसने बनाया है, गंगा, यहाँ से गंगा रिवर आ रही है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। दोनों ही रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट लाती हैं उसको ऐसे जमा कर देती हैं। ये सारे सेडिमेंट दोनों रिवर के द्वारा समुद्र के अंदर जमा किए गए हैं। तो संसार का सबसे बड़ा अगर फैन पूछा जाए तो बंगाल फैन। और इसके साथ साथ ये जो बंगाल फैन है, इसका ये वाला हिस्सा, इसका बिल्कुल ये वाला साउथ वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा, वो सबसे पुराना है, क्योंकि रिवर देखो यहाँ पर आती जाएंगी, बहती जाएंगी, तो ताज़ा ताज़ा मलबा लाती रहेंगी, और जैसे ही ताज़ा मलबा आया वो उसको और आगे खिसकाएगा पुराने मलबे को। तो जो लास्ट में मलबा है ये सबसे ज़्यादा पुराना है, और इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं वास्टर्न बेसिन, WHARTON, वार्टन बेसिन। अगर एग्जामिनर पूछे वार्टन बेसिन संसार का सबसे सबसे पुराना सेडिमेंट डिपॉजिट है, ठीक है, अवसादों का सबसे पुराना ये जमाव है वास्टर्न
बेसिन, ठीक है, जो कि बंगाल फैन का ही पार्ट है। तो इसलिए बात समझ में आ गई। अब इधर देखोगे यहाँ पर एक और फैन आता है आपका इंडस फैन। इंडस क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी यहाँ से बहती हुई इस तरीके से आती हुई यहाँ पर गिरती है और ये सेडिमेंट को यहाँ पर जमा कर देती है अरब सागर के अंदर, ठीक है। तो इंडस नदी ने ज़्यादा जमा की तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है इंडस फैन। तो ये दोनों ही फैन आपके इंडियन ओशन में पड़ते हैं, दोनों आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब आगे आ जाओ। तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब आपको मैं थोड़े सी बता देती हूँ, कौन कौन से सी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडियन ओशियन में, ये सारा का सारा आपका इंडियन ओशियन है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आप सभी जानते हो, अरेबियन सी जिसे अरब सागर कहते हो आप सभी, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी आप सबको पता है। यहाँ पर आते हैं हमारे अंडोमान सी, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बोल रही हूँ अंडोमान सी। यहाँ पर हमारे अंडोमान निकोबार द्वीप समूह भी है, वहीं पर आते हैं हमारे अंडोमान सी। लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप समूह आते हैं, इनके पास ही आता है हमारा लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप सागर, ठीक है, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर, अंडोमान सागर। अंडोमान के पास अंडोमान निकोबार द्वीप समूह के पास अंडोमान सागर, लक्षद्वीप समूह के पास लक्षद्वीप सागर। ये है हमारी गल्फ ऑफ एडेन, गल्फ ऑफ एडेन, गल्फ एडेन की खाड़ी। ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट कराए थे ना तब आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। यहाँ पर आते हैं हमारी पर्सियन की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन, गल्फ ऑफ पर्सियन, गल्फ ऑफ पर्सियन है ये गल्फ ऑफ एडेन है। उसके साथ साथ ये आता है, ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ये है हमारा रेड सी, लाल सागर, रेड सी, ठीक है। ये आता है हमारा मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक आइलैंड और अफ्रीका के बीच में पड़ता है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल। ये देखो, ये मैंने आपको वाटन बेसिन अभी अभी पढ़ाया था, ये वही है जो कि आपका किसका पार्ट है, बंगाल फैन का पार्ट है, वाटन बेसिन। इसको आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जावा ट्रेंच भी इन्होंने दी हुई है। 90 ईस्ट रिज, ये रही आपकी चागोस लक्कादीव रिज, कार्ल्सबर्ग रिज, और ये आपकी सबसे बड़ी मिड इंडियन रिज, इसके 2 पार्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इंडियन रिज, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेट यानी जल संधि। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपका पड़ता है इंडियन ओशन के अंदर ही। यहाँ पर आता है हमारा इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया, और ये आते हैं आपकी मलेशिया। इन दोनों के बीच में बिल्कुल यहाँ पर आती है, यहाँ पर बीच में आती हैं इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, ये आपकी पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच भी बाउंड्री का काम करती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच बाउंड्री का काम करते हैं। जब मैंने पैसिफिक ओशियन पढ़ाया था तब ये चीज़ पढ़ाई थी। उसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में भी आती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये इंडियन ओशियन का भी पार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेट आती है वो आती है हमारी स्ट्रेट ऑफ बाब इल मंडाब, बाब इल मंडाब, स्ट्रेट ऑफ बाब इल मंडाब, और ये पड़ती है आपकी लाल सागर। यहाँ पर ये हमारा लाल सागर है और ये हमारा अरेबियन यानी अरब सागर है, दोनों के बीच में पड़ती है यहाँ पर बाब इल मंडाब सी, ठीक है, बाब इल मंडाब सी। तो ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट आपको याद रखना, दोनों स्ट्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं पूरे ओशियन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद मैं आपको सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रेट हैं और जितने भी सी हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो एक बात और भाई, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर किया करो वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर करा करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा बच्चे देखें और मुझे भी कुछ बेनिफिट लगे। अब इसके बाद एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव क्लास लूँ तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं, क्योंकि अब मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो गई हैं, तो इस वजह से मेरा जो लाइव ऑप्शन है वो खुल गया है। अगर आप स्टूडेंट चाहते हो कि मैं आपकी लाइव क्लास लूँ TGT SST
ठीक है। अब DSSB का पेपर आ रहा है, आपको TGT की लाइव क्लास चाहिए, आप TGT में ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं अवेलेबल करा सकती हूँ, बट अगर आप मेरा साथ दोगे तो। बट अगर आप पढ़ना नहीं चाहते लाइव तो उसके बाद तो फिर आपकी स्टार्ट नहीं करेंगे हम ज्योग्राफी, ठीक है, TGT लेवल में। और ये मत समझना PGT वाले स्टूडेंट कि मैम TGT ही कर रही है। अगर आप TGT में मैं इतना कराऊंगी ना कि PGT वालों के लिए बेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी आपको कम से कम PGT वालों के लिए भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से ही देखने को मिलेंगे, और TGT वालों के तो ओवरऑल सारे ही कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्लासेस शुरू करूं तो आप मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, उसके बाद देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।